अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज हफ्ते का आखिरी दिन है हमारा प्रोग्राम। इसमें कोशिश होती है कि हफ्ते भर की जो खबरें हैं उनके ऊपर अपने मेहमानों से रोशनी डलवाएं। अगर आप खबरों की बात करें तो आज पंजाब से मैं देख रहा था कि दो खबरें आई। एक खबर यह है कि जी पंजाब में गंदम की कीमत जो है 700 रुपये फी मन उसमें इजाफा हो गया, जिसकी वजह से आटे की कीमत में भी ऑटोमेटिकली इजाफा हो गया। वो गंदम जो किसान को मिला था, यानी उसको जो रेट मिला था वो तकरीबन 2000 या 2200 रुपये मिला था। इस वक्त वो गंदम मार्केट में बिक रही है पंजाब में 4400 से लेके 4800 रुपये फी मन तक। दूसरी जो खबर है, ये तो खबर हो गई आम इंसान के हवाले से, अवाम के हवाले से, किसान के हवाले से। दूसरी जो खबर है वो थोड़ी सी अच्छी खबर है, क्योंकि वो अशराफिया के हवाले से है। वो खबर भी पंजाब से है कि आज नवाज शरीफ साहब ने लाहौर के एयरपोर्ट पे स्टेट लॉन्च का इफ्तिताह किया है। एक वीआईपी लॉन्च है, अशराफिया उसको इस्तेमाल करेगी। काफ़ी दिनों से नवाज शरीफ साहब मंजरनामे पे नज़र नहीं आ रहे थे, अब वो सामने आए हैं और जो ही वो सामने आए हैं तो उन्होंने एक वीआईपी लॉन्च का इफ्तिताह किया। लोग कहते हैं कि ये वो डिस्कनेक्ट है जो हमारी हुक्मरान अशराफिया और आम आवाम में है। अगर आप आम आवाम को देखें तो इस वक्त उनको लोड शेडिंग का भी सामना है। कुछ हफ्ते पहले तक हुकूमती शख्सियात हमें बताती थी कि पाकिस्तान में बिजली इतनी ज्यादा है कि हम बिटकॉइन को माइन करेंगे, उसकी माइनिंग के लिए ये जो एक्स्ट्रा बिजली है ये हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि जनवरी के महीने में, सर्दियों में इस वक्त हमें लोड शेडिंग का सामना है। इसकी क्या वजह है, इस पे भी बात करेंगे। उसके अलावा आज हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐवान सदर में एक ब्रीफिंग दी। बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद थे, जिसमें सुफरा भी थे, सहाफ़ी भी थे। उनकी वहां पे खातिर तवाज़ो भी की गई, उनको लंच भी दिया गया और उन्होंने बुनियादी तौर पर ऐवान सदर के अंदर बिलावल साहब ने बताया कि जनाब कितनी ज़बरदस्त हमारी कारकर्दगी है, सिंध में हम क्या कुछ कर रहे हैं, कितना हमने डिलीवर किया है, कितना हमने डिलीवर नहीं किया। तो क्या ऐवान सदर के अंदर अब ये सहूलत तमाम जो हमारे, चाहे वो वज़ीर आला हो जाएं या दीगर सूबे हो जाएं, उन सब के लिए सहूलत होगी? वो भी ऐवान सदर को अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन ये कारकर्दगी की बात हो रही क्यों है? कुछ लोग ये कहते हैं कि हुकूमत के ऊपर दबाव है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या नून लीग की हुकूमत हो, क्योंकि तब्दीली की बातें हो रही हैं। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ मजीद खबरें भी हैं जी। इन सारी खबरों पे गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा तहरीके इंसाफ नईम अदर पंजोता साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और हमारे दोस्त अयाज खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वजीर मुमलिकत जनाब हुज़ैफा रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। हुज़ैफा साहब आपका भी शुक्रिया। मैं जरा वजीर साहब आपसे शुरू करना चाहूंगा। ये जो तासुर ये है कि मौजूदा जो हुक्मरान हमारी अशराफिया है ये अवाम से कनेक्ट नहीं कर पाते, एक डिसकनेक्ट है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि किसान को 2000 रुपये भी नहीं मिले गंदम के, इस वक्त वही गंदम 4800 रुपये या 4400 रुपये जो है 4400 रुपये बिक रही है। और दूसरी जानिब जो हुक्मरान अशराफिया है उनके अपने ही मसाइल हैं। क्या ये तासुर दुरुस्त है? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहली बात तो ज़ाहिर है मैं वो शख्स नहीं हूं कि जो है बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ली जाएं। हकायक का सामना करना चाहिए। यू आर राइट कि कुछ मसाइल का सामना जरूर है पिछले 2-2.5 सालों में किसानों को, और उसकी सबसे बड़ी वजह फूड डिपार्टमेंट के अंदर होने वाली रिफॉर्म्स हैं। जो एक फूड डिपार्टमेंट में एक माफिया बैठा हुआ था जो सेंट्रली परचेज किया करता था गंदम, और उसी गंदम में रेत मिला दिया करता था और बारदाने के नाम पर अरबों रुपए लूट लिया करता था। लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि जब वो हमने सारा सिस्टम रोका तो उसका किसानों पर एक इम्पैक्ट आया। यानी 250, 300, 400 अरब की करप्शन जरूर होती थी, लेकिन किसानों को 100, 150, 200 अरब का रिलीफ मिलता था, वो भी रुक गया। उसकी बेहतरी जरूर की जा रही है, उसमें गुंजाइश भी है। लेकिन जिस तरीके से आपने अपनी इंट्रो में फरमाया कि स्टेट गेस्ट हाउस का इफ्ताह हुआ, एक तो मैं आपको गुजारिश ये करूं कि मैं एक हुकूमत का वजीर हूं, लेकिन मैं स्टेट गेस्ट हाउस इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं इंटाइटल्ड ही नहीं हूं। स्टेट गेस्ट हाउस स्टेट लॉन्च है, स्टेट लॉन्च हुई, स्टेट लॉन्च एंटाइटल्ड ही हेड ऑफ स्टेट के लिए होता है। जो बाहर से आपके हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं उनके लिए अगर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक स्टेट लॉन्च का आपने इफ्ताह कर दिया तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके मुल्क में बहुत अरसे से बात की जा रही थी कि आपके एयरपोर्ट्स पे निजाम अच्छा नहीं है, एयरपोर्ट्स की अपग्रेडेशन होनी चाहिए। अगर ये चीज देखें, इसके साथ और चीजें भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जा रहे हैं और एक सूबाई दारुल हुकूमत के एक बड़े एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल स्टेट लॉन्च नहीं था तो वो उसका इफ्ताह हुआ है, तो इसको इनकरेज करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ बाकी चीजें भी होनी चाहिए।
लेकिन अगर आप ये कहें कि ना ये ना हो ये हो, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। जो आपने कहा कि एग्रीकल्चर के मामलात में रिफॉर्म्स आनी चाहिए, किसानों को अच्छा रेट मिले, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो कपास हो, चाहे वो गंदुम हो। खाद के हवाले से दुरुस्त आप कह रहे हैं कि शहबाज साहब जब वजीर आला थे 2018 में डीएपी 4-5 हजार पर थी, वो डीएपी इमरान दौर में 13-14 हजार पर पहुंची, आज भी उसकी इर्द गिर्द घूम रही है। यूरिया के रेट्स भी ऊपर गए, किसानों को रिलीफ देना चाहिए मजीद। इस हवाले से शहबाज साहब की अवलीन तरजीह है, मरियम नवाज साहिबा भी इस पर मुख्तलिफ पॉलिसीज का लेकर आई हैं, उस पर गौर कर रही हैं। लेकिन उसके साथ अगर कोई काम ऐसा किया गया है जिससे आपके मुल्क की इंटरनेशनल तनाजुर में इज्जत बढ़ी है, तो दोनों का मुकाबला या मवाजना नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि अगर उस शुबे को हम बेहतर कर रहे हैं तो बाकी शुबों को भी बेहतर करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, नहीं मतलब पंजोता साहब, वैसे आज खान साहब से मुलाकात का दिन भी था, कोई बंदा मिल सका खान साहब से आज? जी बिल्कुल नहीं मिल सका जी। और ये रुफका की मुलाकात जो है 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया बंद है। हर हफ्ते जाते हैं, मुलाकात दी जाती है, लेकिन नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा दोनों मुकम्मल आइसोलेशन के अंदर हैं। इमरान खान साहब के हवाले से कहा जाता है सियासी गुफ्तगू करते हैं, हालांकि वो कर सकते हैं सियासी गुफ्तगू, यहाँ पाबंदी नहीं है, लेकिन बीबी तो गुफ्तगू भी नहीं करती। कल भी उनकी फैमिली आई, बगैर मुलाकात के वापस चली गई। उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें थी, वो भी नहीं देने दी गई। इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ उनकी फैमिली की मुलाकात कल भी नहीं हो सकी, यानी मंगल वाले दिन नहीं हो सकी। उनके साथ वकला की मुलाकात नहीं हो सकी। और वो रात को आपने देखा कि जिस तरह फिर एंड पे गिरफ्तारियां और गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, और अब तो गाड़ियों का वहाँ धंधा शुरू हो गया कि जो गाड़ी पकड़ते हैं उसके बाद फिर पैसे लेकर उस गाड़ी को रिलीज किया जाता है। करप्शन एक और जरिया उनको मिल गया। तो ये सारी चीज़ों से हम फेस कर रहे हैं। जब तक आपके कोर्ट्स के अहकामात को नहीं माना जाएगा, जब तक कोर्ट्स अपने अहकामात नहीं मनवाएंगी, तो ये निज़ाम इस तरह मजीद तो आप लोग फैसला क्या करना है? अगर वो मुलाकात नहीं करवाते, कोई मुशावरत तो होती होगी ना कि अगले हफ्ते भी नहीं करवाते, उससे अगले हफ्ते भी नहीं करवाते, तो फिर आप इवेंचुअली क्या करेंगे? देखिए, 2 ऑप्शंस होते हैं ना। एक होता है लीगल, जो कि हमने अडॉप्ट किया हुआ है, हाई कोर्ट में भी कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किए हैं, साथ सुप्रीम कोर्ट से भी रजू किया हुआ है। दूसरा ऑप्शन होता है एहतजाज का। तो एहतजाज हर मंगल को वहां एक तादाद के अंदर लोग आते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए, इसको आगे बढ़ाने की बात की जाए, तो स्ट्रीट मूवमेंट यही है कि पाकिस्तान में इंसाफ हो, तमाम बेगुनाह कैदी जो हैं वो रिहा हों, जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो हमारा फोकस है। मुलाकात रसाई भी है जिसके लिए हम रजू किए और हर रोज आवाज बुलंद करें। अभी भी मैं यही गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो क्या इनके पास कोई जवाब, कोई दलील है इसकी? कोई दलील नहीं है जी। बस मुलाकात बंद है, नहीं करवानी। यानी अगर आपने नहीं करवानी, फॉर एग्जाम्पल कोई रीजन है, तो कोई उसका अदालत के अंदर जाए कि भाई ये रीजन है, हाई कोर्ट का हुक्म मौजूद है, आज उसके बावजूद। आज जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनकी पोस्टिंग होगी, अब नए आ रहे हैं, तो शायद चीजें बेहतर हो जाएं। नहीं, देखें, सुपरिटेंडेंट तो वही पॉलिसी लेंगे ना जो ऊपर से हदायत आएगी, वो तो वही करेंगे जो इनके पास हुक्मनामा आएगा। किसान के हवाले से आपने बात की, 2200 अरब रुपए का नुकसान किसान को दिया गया है। किसान के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि डीएपी की और यूरिया की कीमतें जो हैं वो इमरान खान के दौर में बढ़ी थी। मैं खुद जमींदार हूं, आप जरा फिगर्स निकालें, डीएपी उस वक्त किस रेट के ऊपर था, सोना यूरिया किस रेट के ऊपर था और आज किस रेट के ऊपर है। 3 गुना कीमतें आपकी वजह से बढ़ी हैं। जब किसान के पास गंदम होती है तो गंदम जिस वक्त वो बेचने जाता है उस वक्त आप 2000 से भी नहीं लेते, और जब गंदम किसान से आप ले लेते हैं उसके बाद फिर मार्केट में एक मसनूई वो किल्लत पैदा करके उसका रेट बढ़ा के उस अशराफिया को फायदा दिया जाता है। इसी तरह अगर आप देखें चीनी के हवाले से, आज गन्ना 400 रुपए मन है और चीनी कहां पर है? चीनी 200 के ऊपर पहुंची हुई है। और कल जब ये चीनी गन्ना जो है खत्म हो जाएगा, फिर आप देखिएगा कि चीनी मजीद महंगी हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो अशराफिया की बात की गई है, जो उज़ैफा साहब फरमा रहे हैं कि बिल्कुल जी ये लोग हैं, इस माफिया को पकड़ना चाहिए। आप उस हुकूमत के अंदर हैं, आपके पास इक़्तिदार है। ये कैसी बात हो गई कि जब इमरान खान के दौर में पेट्रोल बढ़ा तो उस पर जवेद चौधरी साहब ने शो की, उन्होंने कहा जी कि पेट्रोल बढ़ा, और वजीर आजम साहब ने कहा कि पेट्रोल बढ़ा तो मैंने महंगाई हुई है तो मैंने महंगाई के ऊपर ही नोटिस ले लिया है। यानी खुद महंगाई करके खुद जो है माफिया को आप पकड़ नहीं रहे, और आप कह रहे हैं जी कि माफी किसने पकड़ना है? मैंने पकड़ना है, हुकूमत की काम है ना। और माफिया की निशानदेही भी लोगों को है कि मिलने किसकी हैं, या शरीफ फैमिली की, जरदारी फैमिली की, जहांगीर तरीन की,
ये चीनी वाली मिलें उनकी है, जो गंदम वाले भी आप निकालें तो आप जमात में इनकी पार्टनर आप नहीं, हमारे हमने तो नहीं फिर रखा ना, हमने तो उसका एहतसाब किया। हमने परवाह नहीं की हेलीकॉप्टरों की, हमने कहा कि भाई जाता है तो जाइए, इंसाफ होगा। चलो मैं जरा याद साहब को भी शामिल। अच्छा याद साहब, सर ये जो डिस्कनेक्ट की हम बात करते हैं कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर हुकूमत तो ये कहती है कि हमने बहुत सारी चीजों को स्टेबल किया है, लेकिन सियासी तौर पे एक डिस्कनेक्ट नजर आता है। इसकी वजह क्या है कि वो अवाम के अंदर वो एक सियासी बयानियां क्यों नहीं बना सके? हुज़ैफा ने मेरा आर्ग्यूमेंट बड़ा आसान कर दिया जब ये कहा कि दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए ना। ज़ाहिर है कि अशराफिया, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ सिर्फ अशराफिया के ही हकूक़ हैं, अवाम के सिर्फ फ़राइज़ हैं। हमने फ़राइज़ अदा करने होते हैं, उनके हकूक़ हैं जो हमने पूरे करने होते हैं। ज़ाहिर है जब महंगाई करनी होती है तो वो कहा करते हैं हमारे वज़राए ख़जाना भी और वज़राए आज़म भी कि जी अवाम को कुर्बानी देना पड़ेगी, और कुर्बानी के लिए बकरे हम ही बनते हैं, हमेशा ये नहीं बनते। अल्लाह के फजल से मेरे कायद की हुकूमत, चाहे वो खुद प्राइम मिनिस्टर हो ना हो, जब भी आई है किसान का बड़ा गर्क किया है इन्होंने। मुझे याद है पिछले दौर में जब इनकी गवर्नमेंट थी तो ये स्पीकर पंजाब असम्बली है मलिक अहमद, इनसे पूछिएगा कि वो बेचारे परेशान हुए थे कि आलू नहीं बिक रहा, वो कहाँ फेंकूँ मैं उसको आलू को। फिर ये आए, फिर वो हुज़ैफा गालिबन वो जो जिक्र कर रहे थे ना, DAP बहुत महंगी हो गई थी, वो PDM के दौर में हुई थी, लेकिन चले इनको शायद लगता है वो भी इमरान का दौर ही था, क्योंकि होना तो उसी का था। वो अगर वो जो प्लान कर लिया था वो अपनी जगह है। रौला ये है कि ये जो लाहौर एयरपोर्ट पे आज किया है ना मेरे कायद ने, लाहौर एयरपोर्ट मेरे कायद के दिल के बहुत करीब है। ये जब बन गया, तैयार हो गया, तो कायद ने एक जुमला कहा था, उन्होंने कहा हो बड़ी ज्यादती हो गई, इसका लाउंज बड़ा छोटा बन गया है। मतलब ये बड़ा होना चाहिए था ना कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, क्योंकि आपको पता ना कायद वो उनका मुगल शहनशाहों वाला तर्ज अमल है, उनकी ख्वाहिश होती है हमेशा कि जी वो गलती हो गई, वो बहुत बड़ा होना चाहिए था, बनना चाहिए था। आप यकीन करें इस अशराफिया को, ये बात शायद करते हैं आम आदमी की, इनको पता ही नहीं है कि आम आदमी की मुश्किलात क्या हैं। ओवरनाइट फैसले होते हैं, बैठते हैं 4 लोग बैठ के फैसला कर लेते हैं। मरियम साहबा ने यह तय किया कि अवाम को रोटी सस्ती देनी, वेरी गुड, लोग बड़े खुश हुए कि जी रोटी हमें सस्ती मिलेगी, लेकिन किस कॉस्ट पे देनी है? किसान का बड़ा घर करके देनी है कि वो बेचारा नेक्स्ट फसल काश्त करने के काबिल ना रहे। हमने उस वक्त भी ये बात की थी कि ये बड़ा अच्छा फैसला है, रोटी हमें सस्ती चाहिए आम आदमी को, वो बड़ा खुश होता है क्योंकि सबसे ज्यादा रोटी के लिए तो सारे वो पापड़ बेल रहा होता है। लेकिन उसके साथ अगर आप किसान का बड़ा अगर कर देंगे, अब रौला ये है ना कि एक किसान आपके पास बैठा हुआ है जो ऑपोजिशन में है, दूसरा किसान बैठा हुआ है हुकूमत में है, उस हुकूमती किसान को लग रहा है कि हुकूमत की पॉलिसियां ठीक है, वो माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, वो रिफॉर्म्स हो रही हैं, इसलिए बड़ा अच्छा हो रहा है। ऑपोजिशन वाले किसान को लग रहा है कि हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, तो हम कहां जाएं? हमें तो समझ ही नहीं आती ना। इस मुल्क में ये तो हो नहीं सकता कि हुकूमत वाला ये एतराफ कर ले कि हाँ जी वाकई गलती हो गई है, और ऑपोजिशन वाला कह दे कि हाँ यार ये काम हुकूमत ने बड़ा अच्छा किया है। तो आपने और मैंने तो यार सुनना होता है दोनों साइड्स पे, और हम इससे ज्यादा कर भी कुछ नहीं सकते। तो ये जो सियासी बयानियां बनाने की नाकामी है, उसमें आपको ये मौशी जो मसाइल हैं इनका कलीदी किरदार नजर आता है? देखें, बात यह है कि सियासी बयानियां आपका नहीं बन सकता। उसकी रीजन ये है कि एक बंदे को आपने चलते हुए इक्तदार से हटाया, फिर खुद एतराफ किया। अच्छा, एक तो ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले इनके बयानात देख लें, आपके टीवी शोज में भी आके ये बैठा करते थे, ये कहते थे कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं देगी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ ही नहीं सकती। फिर आ गई, आपने कहा जी हमने पहली बार आईनी तब्दीली ले आए आप। उसके बाद फिर आपने एतराफ किया, फजलुर रहमान साहब ने कहा, बाकी लोगों ने भी कहा जी कि बाजवा साहब से मीटिंग्स होती थी, फैज हमीद से मीटिंग्स होती थी, और उसमें यह तय हुआ कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए आप। फिर आपने उसके बाद गलती क्या की, आपने इलेक्शंस नहीं कराए, आपने अपने मुकदमात खत्म कराने के लिए उसको एक्सटेंड किया गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से आप भुगत रहे हैं। और बदकिस्मती ये हुई कि आपको इस दफा वो जो आपका मुखालिफ था वो अच्छा नहीं मिला, वो डील करके बाहर चला जाता तो ये सारे मसाइल ही खत्म हो जाते। उसने तय कर लिया कि मैं बैठा हूं जेल में, आपने जो करना कर लें। अब वो जेल में बैठा इनके लिए मसाइल पैदा कर रहा है, वो इसलिए बयानियां नहीं बन सकता। इसलिए मैं बतौर जर्नलिस्ट या एक पाकिस्तानी कहता हूं कि ये
कहीं ना कहीं आपको बात करनी पड़ेगी। वो जब आप कौमी बयानी की बात करते हैं तो उसमें पूरी कौम होनी चाहिए। जब जो सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी है उसको आप माइनस करके कौमी बयानियां नहीं बना सकते। ठीक ठीक। अच्छा हुज़ैफा साहब, ये जो बात वाली बात होती है, अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन होना है एज ए ऑपोजिशन लीडर। पहले कहा गया कि बस आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, अब कुछ इस तरह की भी इतलात हैं कि शायद उसमें कोई रुकावट आ जाए। आपके पास कोई इतला है कि क्या ये नोटिफिकेशन हो जाएगा? जी बहुत शुक्रिया काजिम साहब, मुझे अब आपने 4-5 मिनट की पेशेंट ऑडियंस देनी है क्योंकि मैंने 3 लोगों का जवाब देने का, आपका तो जेन्युइन सवाल है। इतना हमारे पास बड़ा काम है, आप 3 मिनट ले लें। 3 मिनट दे दें, 3 मिनट दे दें। दूसरे मेरे बहुत ही कीमती मेहरबान हैं अयाज खान साहब का और हमारे भाई पंजोता साहब का भी। मैं सिर्फ फैक्ट सामने रखूंगा, किसी को जुटलाना या अपना बयानिया ऊपर रखना मकसूद नहीं है। सिर्फ जो बात मैं करूंगा, मैं चाहूंगा आप और आपके व्यूअर गूगल पे सर्च कर लें। 2018 जुलाई में PMLN की हुकूमत खत्म तो जल्दी हो गई थी जून में, लेकिन जुलाई 2018 में जो यूरिया का रेट था वो 1300 रुपए था और DAP का जो रेट था वो 3500 से लेकर 4500 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहा था। आप तो चेक कर लें। और 2021 में ये रेट DAP का 13,500 पर गया था, 2021 जनवरी चेक कर लें, और यूरिया 5500 पर गई थी। और पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली मर्तबा था कि यूरिया का ट्राला गुजरता था गांव से और लोग पूरे का पूरा ट्राला खींच लिया करते थे, बगैर एलीट के स्कॉट के यूरिया का ट्राला मूव नहीं कर पा रहा था। ये फैक्ट्स हैं। जो ट्रैक्टर मेसी फिरगोसन का हम 8 लाख पर छोड़कर गए थे, मेसी फिरगोसन जो है ये 360 की मैं बात कर रहा हूं, वो इनके दौर में 37 लाख का हुआ। रेट चेक करते जाएं आप, कोई इस दौर में कम नहीं हुई कीमत। लेकिन मैं फैक्ट्स बता रहा हूं आपके। खान साहब ने कहा, अयाज खान साहब ने, कि मियां नवाज शरीफ साहब ने, जी मियां नवाज शरीफ साहब जब ये एयरपोर्ट बना रहे थे तो मियां साहब ने कहा था कि इसके कम से कम 17 गेट्स होने चाहिए और मास्टर प्लान में इसके 17 गेट्स थे। जनरल मुशर्रफ आए, उन्होंने तो छोटा किया और 4 गेट्स कर दिए। फिर बाद में उन्हें मशवरा दिया कि कम से कम 7 गेट तो रहने दें। और असल जो अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करिश्मा था, अरुमा था, वो खत्म किया गया, जिसकी वजह से तमाम फ्लाइट्स का रुख दिल्ली की तरफ चला गया और जो आपको एयर ट्रैफिक की वजह से आपकी इनकम इंक्रीज होनी थी वो नहीं हो सकी। आप एयरपोर्ट को एलिट से ना जोड़े। यहां से लाखों लोग जो है रिस्क कमाने के लिए सऊदी अरब, दुबई और मुख्तलिफ अरब ममालिक में जाते हैं। एयरपोर्ट बेसिकली जरिया तो गरीब लोगों की ट्रैवलिंग का भी है, जो जाते हैं बेचारे, आते हैं, उनको अच्छे वसाइल मिल जाए, बाकी चीजें हो जाए। अब आपने बात की, जो आपका अहम तरीन सवाल है कि क्या अचकज़ई साहब, ये $1 बिलियन का सवाल है कि अचकज़ई साहब क्या अपोजिशन लीडर होंगे या नहीं होंगे। देखिए बात यह है कि पहले अचकज़ई साहब के नोटिफिकेशन में सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि उनकी जमात की एक सीट है, वो एक MNA है। उनको 74 या 75 वो आजाद MNAs जिन्हें PTI अपना कहती है उनकी सपोर्ट हासिल थी, वो क्लेम कर रहे थे। स्पीकर ऑफिस ये कहता था कि ये लोग इनके साथ नहीं है और इन्होंने साइन तो कर दिया, लेकिन हमें आकर कहते हैं कि हम में से क्यों नहीं बना रहे, ये बाहर का बंदा क्यों बना रहे हैं। अब आकर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुई है और स्पीकर ऑफिस को बताया, इन लोगों ने बयान हल्फी दिए। देखिए अब इसके अंदर अगर ये 75 या 70 लोग पीछे नहीं हटते तो मेरे ख्याल से कोई ताखीर नहीं होगी। जाहिर है प्रोसीजरल टाइम जो है 2-3-4 दिन का वो लगेगा, लेकिन अगर इनमें से 75-70 लोग जो है दोबारा बैकआउट करते हैं तो ताखीर हो सकती है। लेकिन मुझे अब ये ताखीर नजर नहीं आती, क्योंकि हमने जो शेड्यूल जारी किया उसमें अचकज़ई साहब वाहिद कैंडिडेट के तौर पर आए, उनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं आया। तो मेरे ख्याल से डिले हो सकता है अगले 1-2 दिन का, 3 दिन का असेंबली इजलास चल रहा है। इस दौरान अचकज़ई साहब का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा, बीइंग अपोजिशन लीडर। जी हो जाएगा। ठीक है हुज़ैफा साहब, मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। अच्छा पंजोता साहब, अब ये जो 8 फरवरी के हवाले से आप लोगों की तैयारी हो रही है, इसमें हतमी है ये तारीख कि 8 फरवरी को ही आप लोग एहतजाज करेंगे, इसलिए कि बहुत सारे इस हवाले से अभी भी कंफ्यूजन है कि सिर्फ पहिया जाम हड़ताल होगी, बाहर निकल के कोई एहतजाज वगैरह तो नहीं होगा। नहीं, स्ट्रैटेजी उस पर बन रही है बिल्कुल। उसमें आपके सामने वाज़ेह मौक़िफ़ आ जाएगा, लेकिन एहतजाज हर सूरत जो है वो 8 फरवरी को होगा। पहिया जाम भी है, सड़कों पर निकलने के हवाले से भी स्ट्रेटजी है, रैलियां निकालनी है, किस तरीके से KP के अंदर या बाकी जगहों के ऊपर करना है, तो वो गुफ्तगू हो रही है। जहाँ तक इसकी वापसी की बात है तो मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी गुजारिश की थी कि ये एहतजाज की कॉल वापस हो सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप अवाम का मैंडेट अवाम को दे दें, क्योंकि उस दिन 8 फरवरी को अवाम का मैंडेट लूटा गया था। उन्होंने वोट इमरान खान को दिया था,
लेकिन डब्बों में से फिर नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और उनको फिर निकाल के दे दिया गया, 17 सीटों से हुकूमत बना के दे दी गई। अब इस दिन के ऊपर एहतजाज हमारी तरफ से ना करना, उसका मतलब ये है कि हम इस सेटअप को तस्लीम कर रहे हैं, जो मैंडेट लूटा गया उसको तस्लीम करेंगे। तो लिहाजा ये एक अजीब सी बात है कि आप एहतजाज ना करें। आपने देखा सिंध दौरे के अंदर एक गमला नहीं टूटा, ठीक है जी। लाहौर गए, हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं हुई, वहां पर जलसा भी हो गया, कहीं पर कोई ऐसी इंतशार हमेशा इनकी तरफ से किया जाता है, गोली इनकी तरफ से चलाई जाती है, पर्चे भी उल्टा हम पर दर्ज होते हैं, गिरफ्तारियां भी हमारी होती हैं। नंबर 1। नंबर 2, अपोजिशन लीडरान के नोटिफिकेशन की बात है। देखें, नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे? क्या इनको इजाजत मिल गई है, इख्तियार मिल गया है? उन्होंने कह दिया कि कर दें आप नोटिफिकेशन, क्योंकि वो तो महमूद असीज़ई साहब तो रियासत मुखालफ बातें करते हैं ना, यानी इंसाफ की बात करना, कानून की बात करना, जमहूरियत की बात करना, चेयरमैन सेनेट ने करना और स्पीकर साहब ने जी। करना। तो बहाने फिर क्यों बनाए गए? इन्होंने कहा जी कि इन्होंने पटिशन दायर की, पटिशन कब से वापस हो चुकी, हालांकि उसमें स्टे भी नहीं था, फिर क्यों नहीं हो रहा? यानी जी वो इनके मैंने एतराज कर रहे हैं, भाई हमने आपको लिख के दे दिया, कर रहा है एतराज, आप ले आए सामने के इसने एतराज। वैसे अचकज़ई साहब ने कुछ शेयर किया आप लोगों के साथ कि क्या है, उनको बताया गया कि आपको नोटिफाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? हाँ जी बिल्कुल, अब देखते हैं, नोटिफाई होगा तो सामने आएगा। अभी तक तो कोई ऐसी सूरत हाल और सेनेट में अलामा राजा नासिर बिल्कुल अटल है। इमरान खान का फैसला मुकद्दम होता है तहरीक इंसाफ के अंदर, उनकी तरफ से जो हुक्मनामा आ जाता है वही, चीफ मिनिस्टर का आया वही हुआ, यानी नाम आता गया जो इनको पसंद है, जी अफगानी है, जी अफगानियों का वसूलतकार है, तालिबान के साथ मिला होगा, तो ये एक प्रोपेगेंडा है। एक चीज इन्होंने फैक्ट्स जो कहा, गूगल सर्च करें तो मैंने गूगल निकाला है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर के अंदर रेट्स जो हैं वो 4500 पे गए थे, इमरान खान के दौर के अंदर 1700 से लेकर 1900 तक रेट गए, और आपके दौर के अंदर, यानी यूरिया की मैं बात कर रहा हूं, आपके दौर के अंदर 4000 से 5000 और ब्लैक में उससे ज्यादा। इसी तरह डीएपी की 5000 से लेकर 8000 तक जो है वो सेल होते रहे, और इनके दौर के अंदर ये मेरे सामने फिगर पड़े हुए हैं, सुन लीजिए ना, इनके दौर के अंदर 10,000 से लेकर 15,000 तक जो है वो रेट है, ब्लैक में बहुत ज्यादा है। इनके दौर के अंदर ही 3,300 अरब रुपए का डाका। जी मैं आता हूँ, अपनी बारी पे आ जाइएगा ना, अपनी बारी पे आ जाइएगा, अपनी बारी पे आ जाइएगा, अल्लाह के वली आप अपनी बारी पे आ जाइएगा ना हुज़ैफा साहब, आप अपनी बारी पे आ जाइएगा। 3,000 हुज़ैफा साहब, आप एक कॉम्पिटेंट वजीर हैं, आपने प्लीज रिजाइन नहीं करना। देखिए हौसला रखें, रिजाइन बाद में दीजिएगा। 3,300 अरब रुपए का स्कैंडल आया, ठीक है, उसके ऊपर क्या कोई इन्होंने कार्रवाई की? नहीं की। मैं एक और आपके सामने फिगर रख सकता हूं, इसके ऊपर भी नहीं कहें कि जरा जुटला दें। देखें, ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की तरह उसका रोल है, और 60% आबादी का इन्हिसार जो है वो बराह रास्त ज़राअत के ऊपर है। इसमें आप देखें, चावल, गंदम, सब्जियां, इनकी जो पैदावार है 13 से 49% जो है वो कमी आई, कपास के अंदर 30% कमी आई, गंदम के अंदर 8 से 9% कमी आई, गन्ने की पैदावार के अंदर 3 से 9% कमी आई, मकई की पैदावार में 4 से 15% कमी आई, चावल की पैदावार में 1 से 4% कमी आई। इमरान खान के दौर में जो मईशत है, ज़राअत है, उसके अंदर 6.25 जो है वो ग्रोथ रेट था, आज कितना है जी? 0.56 ग्रोथ रेट है ज़राअत का। ज़राअत इस तरह आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, लोग किसान क्यों एहतजाज कर रहे हैं? अगर उन्हें कीमतें भी ठीक मिल रही होती, अगर खाद भी सस्ता होता, अगर बाकी जो अद्वियात होती हैं, स्प्रे होते हैं, वो भी सस्ते होते, तो सरापा एहतजाज क्यों होते? ठीक है। अच्छा अय्याज साहब, ये जो आज बिलावल साहब ने ब्रीफिंग दी है, एक तासुर ये है कि हुकूमत के ऊपर शायद कोई प्रेशर है कि आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं, नहीं तो फिर वो वंडर बॉय की भी बात होती है। आपको लगता है कि वाकई इसमें कोई सब्सटेंस है इस खबर में? देखिए, 28वीं तरमीम की आपको पता है बात हो रही है, और आजकल फिर थोड़ी ज़्यादा उस पर बात होना शुरू हुई है। उसमें NFC पिछली दफ़ा ही वो कह दिया गया था कि उस पर तो छेड़ना ही छेड़ना है, क्योंकि वफाक के पास पैसे बचते नहीं हैं, तो सूबे सारे ले जाते हैं, तो इसलिए वफाक के पास। और ये प्रैक्टिकली मैं इससे इत्तफाक करता हूँ, बिल्कुल सूबों को वसाइल मिलने चाहिए, लेकिन वफाक के पास इतने पैसे तो होने चाहिए कि एटलीस्ट वो दिफाई बजट तो अपना पूरा चला सके। और अभी आपकी रिसेंटली इंडिया से जंग भी हुई है, तो उस हवाले से उस पर गौर करना चाहिए। तो बिलावल साहब पे प्रेशर वही है 28वीं तरमीम का, और इसलिए उन्होंने कल जो थरपारकर में तकरीर की थी वो भी आपके सामने है। आज फिर उन्होंने जो एक प्रेजेंटेशन दी, वो प्रेजेंटेशन तो बड़ी कमाल थी यार, वो देखे ना वो, और फिर अंग्रेजी में हो तो हम वैसे ही इंप्रेस हो जाते हैं, हम पाकिस्तानी क्या करें, हमें लगता है कि हर चीज अच्छी है। मुझे तो आज बिलावल साहब की प्रेजेंटेशन देख के लग रहा था कि पंजाब में तो काम ही कोई नहीं हो रहा,
मतलब यही प्रेजेंटेशन की यही तो खूबी होती है कुछ, लेकिन ज़मीनी हक़ायक़ उससे बहुत मुख्तलिफ हैं। जो अचीवमेंट्स बिलावल साहब ने गिनवाई हैं उससे बहुत मुख्तलिफ है। अलबत्ता मैं उज़ैफ़ा से कहूँगा कि मरियम औरंग ज़ेब साहबा से कहें कि वो तैयारी कर लें, उनको भी कोई एक इस तरह की प्रेजेंटेशन अब देनी चाहिए पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से। और दूसरी बात ये, उज़ैफ़ा जनाब को गूगल भी सही नहीं मिली, वो भी अच्छी नहीं मिली, वो गूगल अपनी चेंज करा। मैं अब इस पे रिस्पॉन्ड करूंगा। जी उज़ैफ़ा साहब, आप यकीनन रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। जी जी प्लीज करें आप। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, क्योंकि दोनों तरफ से एक साइड पे ज़ाहिर है हमारी सहाफत के बहुत बड़ा नाम है, उस्ताद है हमारे, दूसरी तरफ पंजोता साहब हमारे कॉलीग हैं। पहली बात तो यह है कि एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन सबसे अहम चीज मेरी क्रेडिबिलिटी है। अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूं एक ऑन एयर चैनल पर बैठकर, तो मेरे ख्याल से मुझे सियासत छोड़ देनी चाहिए। पहली बात तो ये जो उन्होंने आदाद शुमार बताए कि यील्ड इतनी हुई कपास की मुख्तलिफ, मुझे इसका मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है इसलिए मैं कोई क्लेम नहीं करूंगा। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं कि यूरिया बानी तहरीक इंसाफ के दौर में 2021 में 5500 के ऊपर अवेलेबल नहीं थी। चेक करवा लें आप, इस पे बेशक अगला प्रोग्राम रख लें। डीएपी उस्मान बुज़दार ने 11 से 12,000 इमरान खान साहब के दौर में 13,500 पे डीएपी, ये इमरान खान के दौर में उस्मान बुज़दार ने 11 से 12,000 डीएपी का कंट्रोल रेट अनाउंस किया। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन हुआ, 13,500 पे डीएपी नहीं मिल रही थी। मैसी फिरगोसन या गाजी ठीक ट्रैक्टर गाजी 4 लाख का था, 24 लाख पे गया। मैसी 7 लाख से को 35-36 लाख पर गया। मेरा ये हरगिज मकसद नहीं है। और मैं अगला हुण गाजी कितने पहुंचे है जी? अब अच्छा हुण गाजी कितने पहुंचे है? उज़ैफ़ा भाई इन्हें पता नहीं है ना जी। इन 3 सालों में आपने इनमें कितनी कमी की है? इन 3 बात सुन ले, इन मैं अगली बात उज़ैफ़ा भाई इन 3 सालों में कितनी कमी की है आप लोगों ने इन 3 सालों में? देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने देखा कि जो मैसी फिरगोसन का ट्रैक्टर है, हमने अपनी उसमें कैंपेन में भी कहा था मियां नवाज शरीफ ने कि इसकी कीमतें कम करेंगे। जो हम क्लेम कर रहे थे कि सिर्फ 14-15 लाख पे वापस लेकर आएंगे, वो नहीं लेकर आ सके। लेकिन ये है कि काफी हद तक कीमतें कम हुई, कोई 31-32 लाख पर आई। यूरिया के ऊपर हमने किसान को सब्सिडी इतनी दी है कि उसको वो बोरी अब 3,3200 में आगे बढ़ती है। डीएपी जो है बेसिकली हमारे दौर में उसका शॉर्टेज नहीं हुआ, लेकिन डीएपी जो कि पाकिस्तान, मैं अगली बात जो कर रहा था इनके लिए ही कर रहा था कि यूरिया जो महंगी हुई थी वो इनकी नाअहली की वजह से हुई थी, लेकिन डीएपी में इनका कोई रोल नहीं था क्योंकि इन्हें अपना मुकदमा लड़ना भी नहीं आता। डीएपी बेसिकली दूसरी जंग अजीम और पहली जंग अजीम भी इमरान खान की वजह से हुई थी। नहीं अल्लाह के वली इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमतें ऊपर गई थी और यहाँ पर उसका जरा इंपैक्ट आया था। मैं अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन यूरिया ना होने की वजह से वो ज़ाहिर है फिर दोनों चीजें मिक्सअप हुई और बुज़दार हुकूमत को उसका ठीक है बोझ उठाना पड़ा। हमने अच्छा ठीक है उज़ैफ़ा साहब, मैं चाह रहा हूं कि मैं थोड़ा सा आपसे ना ये हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से पूछना चाह रहा था कि कोई दबाव तो नहीं आप लोगों पे? ये जो खबरें दी जा रही हैं वंडर बॉय की, हुकूमत को डेडलाइन दे दी गई है, किसी किस्म का दबाव, कोई चीज काबीना में डिस्कस हुई हो? नहीं देखें, बिल्कुल काबीना में खैर इस तरह की बातें इस तरह खुलकर कभी नहीं होती। वज़ीर आज़म साहब से ज़ाहिर है हम जो उनके बाएतमाद या करीबी दोस्त हैं या साथी हैं, चीजें डिस्कस हो जाती हैं, लेकिन कोई ऐसा दबाव नहीं है। इवन के कोई डिस्कशन में भी ऐसी चीज नहीं है। इस वक्त वंडर बॉय एक ही है और उसका नाम शहबाज शरीफ है। हाँ ये जरूर है कि शहबाज साहब अपने वज़रा की कारकर्दगी खुद एवेल्युएट कर रहे हैं। मुमकिन है कैबिनेट में वो जब चाहेंगे बेहतर रिशफल भी करेंगे। इदारे की तरफ से भी अगर किसी वजीर की कारकर्दगी पे इनपुट आती है तो शहबाज साहब उसको पॉजिटिव लेते हैं। ये कहते ना कि वंडर बॉय, मुझे बताएं कि जो अगर मुल्क के 2 या 3 बड़ों ने करना है तो किसी सहाफी को किस सोर्स ने बता दी ये बात? और अगर इतना बड़ा फैसला सहाफी साहब को पता चल गया, हालांकि सुहेल बड़ाई साहब इज वेरी डियर टू मी, मेरा उनसे बहुत मोहब्बत का ताल्लुक है, लेकिन बड़ाई साहब ये बताएं कि अगर कोई फैसला मुल्क के 3 या 4 बड़े कर रहे हैं कि एक वजीर आजम को चेंज करके वंडर बॉय लाना है, तो बड़ाई साहब को बड़ा कैसे पता चल सकता है? ये तो इतना टॉप सीक्रेट होना चाहिए। देखिए मफरूजों पे मबनी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। शहबाज साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे जाती तौर पर इल्म है कि फील्ड मार्शल साहब उनकी कारकर्दगी को बाकायदा तौर पर सराहते हैं और वक्तन फवक्तन उसका जिक्र बकायदा करते रहते हैं। और शहबाज साहब भी ज़ाहिर है अस्करी महाज पर जो फील्ड मार्शल साहब की कारकर्दगी उसको सराहते हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि 2-2.5 साल अगर एक हुकूमत स्टेबल हुई है, इकोनॉमी आपकी अब ट्रैक पर चढ़ना शुरू हुई है, आपके रिजर्व जो 2021 के अंदर $4 अरब पर आ गए थे या 5 पे आ गए थे, आज वो 20 पर पहुंच चुके हैं। जो लोग कहते हैं कि आपके मुल्क में सरमायाकारी नहीं आई, तो मुझे बताएं कि 14 या 15 अरब डॉलर तो स्टेट बैंक के रिजर्व है, जो 6-7 अरब डॉलर आपकी कमर्शियल बैंक के रिजर्व है, वो सरमायाकारी आई है तो है ना? आप जैसे लोगों के पैसे हैं उसको हम मेरे जरा सरकार के रिजर्व शो कर रहे हैं। तो बात यह कि
सब अच्छा नहीं है। चलें, उसमें रेमिटेंसेस वगैरह के पैसे भी हैं। अच्छा हो चुका है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा हो चुका है। आपके ठीक है, I'm sorry हुज़ैफा साहब, टाइम की कमी है। हुज़ैफा साहब, टाइम की कमी है, मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी क्योंकि आगे हमने थोड़ा सा ईरान को भी डिस्कस करना है कि ईरान वाला मामला किस तरफ जा रहा है। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ईरान के हवाले से थोड़ी सी डिस्कस चीजें करेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। तेहरान से सहाफी जॉन हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया। जॉन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें यह बताइएगा कि इस वक्त क्या वहां पे हंगामे वगैरह रुक चुके हैं, क्या सूरत हाल है? काजी साहब, मुझे बुलाने के लिए देखें, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एंड अकॉर्डिंग टू एवरीवन ऑन ग्राउंड जो भी इसको कवर कर रहा है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है, उन सब के मुताबिक प्रोटेस्ट बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, वायलेंस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। IRIB जो ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है ईरान की, उसने 3 दिन से कॉन्स्टेंटली वो जो है वो पोस्ट कर रही है, बता रही है कि 24 आवर्स से कोई वायलेंट या कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। और 24 आवर्स मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तो पिछले 3 दिनों में कोई प्रोटेस्ट या कोई वायलेंस रिकॉर्ड नहीं की गई, क्योंकि सारा डेटा उनको जाता है। लोकल जर्नलिस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं वो सब उनको डेटा भेजती है। तो कोई रिकॉर्ड प्रोटेस्ट का पूरे ईरान में इस वक्त नहीं है। तेहरान में भी मैं ऐसे ही देख रहा हूं। तो आप खुद तेहरान में हैं, आप खुद जॉन, आप भी तेहरान में, आप बाहर निकले होंगे, आपने क्या देखा? स्ट्रीट पे क्या सूरत हाल है इस वक्त? मैंने स्ट्रीट्स पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखी, क्योंकि लोग छुट्टियां मनाने के लिए इस वक्त शुमाल जा रहे हैं, क्योंकि सैटरडे को छुट्टी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके लिए तो जाहिर है यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा ही हिसाब किताब है। तो आई वुड से कि बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ जैसा था वैसा ही है। बहरहाल टेंशन जरूर है, सिचुएशन कुछ कह नहीं सकते किस तरफ बैठ सकती है, लेकिन फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल है चीजें। जो आम लोगों से जब आम लोगों से आप वहां पे इंटरेक्ट करते हैं, तो जो वो शाह ईरान था, उनके बेटे अमेरिका में बैठे हुए, उनकी वापसी की बातें होती हैं, क्या उनकी कोई ग्राउंड पे सपोर्ट है? अवाम उनको चाहती है कि वो वापस आ जाएं? देखिए काजमी साहब, रेवोल्यूशन आई क्यों ईरान की इन द फर्स्ट प्लेस, क्यों आई? ईरानी इनकलाब 1979 में क्यों आया? उसकी सबसे बड़ी वजह शाह रजा शाह पहलवी का जो वालिद है, मोहम्मद रजा शाह पहलवी, वो खुद ही वजह थे सबसे बड़ी। क्योंकि जुल्म इतना हो गया था यहाँ पे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इतनी थी यहाँ पे, एजुकेशन यहाँ पे 34% थी इस वक्त 90% से ज्यादा है। तो खुद से लोग परेशान थे शाह से, और उसका बड़ा एक्सपीरियंस बुरा रहा है ईरानियों के साथ। और ईरानी नहीं चाहते शाह को या उसके बेटे को वापस लाना। इनफैक्ट लोग बात भी करना शाह के बारे में, बात भी अगर आप करें तो लोग पसंद नहीं करते। और अगर कोई कर भी दे तो हो सकता है, खदशा रहता है कि भाई मैं अगर किसी ईरानी से बात कर रहा हूं तो ये ना हो कि वो मुझे कोई जासूस समझ बैठे और पुलिस को फोन कर दे। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे जो है वो रहती है। और कोई शाह का यहाँ पे सपोर्ट कह सकते हैं, हो सकता है कि 3 से 5% लोग, हो सकता है कि वो भी बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ फ्री होके बता रहा हूँ कि हो सकता है कि 3 से 5% लोग ऐसे हों पूरे ईरान में जो शाह को पसंद करते हो। लेकिन रियलिटीज ऑन ग्राउंड ये नहीं दिखाती। मेजोरिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट की और इस्लामी निजाम की सपोर्ट में। ठीक है। अच्छा, ट्रंप साहब की जानिब से मुसलसल ये भी कहा गया कि जी ईरान के ऊपर हमला भी किया जा सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो कोई फौजी तैयारियां भी आपको वहां पे नजर आई? कोई ऐसा डर खौफ है कि अमेरिका हमला कर देगा? आवाम में तो कोई डर नहीं है। आवाम तो ट्रंप साहब की बातों को सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि उनको पता है कि ट्रंप साहब कभी भी कुछ भी बोलते हैं, उनको जो करना है वो फिर एंड में कुछ और, मतलब जो करना चाहेंगे वो कर लेंगे। गवर्नमेंट में बहरहाल थोड़ा सा टेंशन है, जाहिर है, ऐसी बात है। उनको एक मिसट्रस्ट है कि अमेरिका बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, और बहुत सारी चीजें बोलता है। और मतलब यहाँ पे ट्रंप साहब का खुद बयान इतनी दफा चेंज हुआ है काजमी साहब कि हम ट्रैक नहीं कर पा रहे ना। देखिए, उन्होंने पहले बोला प्रोटेस्टर जो है वो स्टैम्पीड में मारे गए, फिर उन्होंने बोला कि नहीं हम आ रहे हैं, फिर उन्होंने बोला नहीं यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, फिर उन्होंने दोबारा बोला नहीं अब जो है वो हो रहा है, फिर एग्जीक्यूशन, अब फाइनली उन्होंने बोल दिया कि नहीं मार रहे ईरानी जो है उनको। तो बड़े मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, लेकिन ईरान ने अपनी प्रिपरेशंस पूरी रखी हैं। कल रात को जो एयर स्पेस क्लोज किया था, बिल्कुल खदशा था कि अमेरिका शायद इस वक्त भी झूठ बोल रहा है और अटैक कर देगा। बहरहाल ट्रंप साहब का बाद में बयानिया आया, ऑफिशियल को बताया कि यहाँ हम अटैक नहीं करेंगे, आप बेफिक्र रहें और आप रिस्ट्रेंट शो करें। जिसके बाद सूरत हाल आई वुड से बेहतर है, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट और मिलिट्री यहाँ पे तैयार हुई भी है कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है, और उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है। प्रोटोकॉल जो एस्टैब्लिश किया गया वो यही किया गया। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि तैयार रहना है, अगर खुदा न खास्ता वहां से हमला होता है तो आगे से क्या अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने की बात होती है? किस किस्म की कार्रवाई ईरान कर सकता है? वहां पे क्या कुछ रिपोर्ट होता है?
देखिए, ईरान इजराइल को भी अटैक करेगा। ईरान जो है वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक बेसिस जो अमेरिका के हैं यहाँ पे, एन अल असद बेस है, अल उदैद एयर बेस है, प्रिंस सुल्तान एयर बेस है, इन पे भी ईरान जो है वो डायरेक्ट हमला करेगा। यूएसएस कैरियर्स जो हैं इस वक्त अरेबियन सी के रीजन में, उनके ऊपर भी ईरान अटैक करेगा। और जो उनकी यूएस का जो कार्गो जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू, उसको भी डायरेक्टली अटैक करना शुरू करेगा ईरान। तो ये सारी प्लानिंग जो है वो ईरान ने की हुई है, जहां तक नजर आता है रिपोर्ट्स के थ्रू। ये सारी प्लानिंग ईरान ने की हुई है और आई थिंक दैट दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट। ठीक है जॉन, सो शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आप सुन रहे थे जी सहाफ़ी जॉन हुसैन तेहरान से हमें बता रहे थे कि ईरान ने किस किस्म की तैयारी की हुई है। अगर अमेरिका की जानिब से उनके ऊपर अटैक किया जाता है तो जवाब भी दिया जाएगा। और इस वक्त वो ये बता रहे हैं कि वहां पे सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। पहले हंगामे वगैरह होते रहे, फसादात हुए, और उसकी बुनियादी वजह आपको पता है कि महंगाई के खिलाफ ये एहतजाज था। पर इस वक्त जो सूरत हाल है वो अंडर कंट्रोल है और हुकूमत के खात्मे की जो खबरें जिस किस्म की आती रही मगरबी मीडिया में, उनमें सदाकत नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त जो इंपॉर्टेंट इशू सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है कि मुल्क का सियासी माहौल कैसे बेहतर होगा। अचकजई साहब की जो नामजदगी की गई थी, उस हवाले से बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि अचकजई साहब के ताल्लुकात नवाज शरीफ साहब से भी हैं और वो बुनियादी तौर पे बीच में ऐसा किरदार अदा कर सकते हैं कि शायद ये जो मुख्तलिफ धड़े हैं, सियासी धड़े हैं, ये आके इकट्ठे बैठ जाएं और मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन अभी तक तो वो नहीं हो सका। और अब तो अचकजई साहब के जो नोटिफिकेशन की बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि आज ही ये नोटिफिकेशन हो जाएगा, आज तो ये नोटिफिकेशन इस वक्त तक तो नहीं हुआ। अब देखते हैं कि इस सेशन के दौरान उनका नोटिफिकेशन होता है या नहीं होता। कहा यही जा रहा है कि अगर उनका नोटिफिकेशन हो जाता है तो शायद मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ बाखबर लोग ये भी कह रहे हैं कि उनका नोटिफिकेशन शायद थोड़ा सा खटाई में पड़ जाए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।